स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सबसे पहले तो कंटेंट्स लिखाए थे। कंटेंट्स को क्विक समराइज करें तो क्या बोलेंगे? देखिए, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन हमने डिस्कवरी पढ़ी थी, देन डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, देन हम लोगों ने क्या लिखा था कंटेंट्स में? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसमें मेन क्या क्या स्ट्रक्चर आएगा, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें ये स्ट्रक्चर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे सेल वॉल हो गई प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म होगा और उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल्स, और फाइनली डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो ये तो क्या था, मैंने आपको कंटेंट्स लिखाए थे। उसके बाद मैंने आपको पहला कंटेंट पढ़ा दिया था। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि सेल क्या होता है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मैं नहीं कंसिडर कर सकती कि मेरी बॉडी विदाउट सेल से स्टार्ट हो, चाहे वो एक सेल की बनी हुई हो या फिर वो बहुत सारे सेल्स की बनी हुई हो। उसके मैंने बाद आपको डिस्कवरी पढ़ा दी थी। डिस्कवरी में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगी, उसमें वेरियस साइंटिस्ट ने किस तरीके से सेल की खोज करी, उनको क्या नजर आया। पिछली बार मैंने आपको पहला साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1665 के बारे में प्रॉपरली बता दिया था कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने एक थिन स्लाइस देखी कॉर्क की, उसको माइक्रोस्कोप में, खुद के सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा इन द ईयर 1665। ईयर हमेशा ध्यान रखना है आपको। साइंटिस्ट का नेम क्या था? रॉबर्ट हुक। साइंटिस्ट का नेम था रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में एम्प्टी स्पेस दिख रहे हैं जो कि बाउंडेड बाय दी वॉल्स है। आप उस एक यूनिट को एक रूम की तरह कंसीडर कर सकते हो, एक यूनिट की तरह बोल सकते हो, एक कंपार्टमेंट की तरह बोल सकते हो, क्योंकि सेल एक लेटेंट टर्म सेल्यूला से आता है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। और जब उन्होंने बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस को देखा तो उनको एक मधुमक्खी की छत्ते, हनी कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर नजर आया। उन्होंने हर कंपार्टमेंट को क्या बोला कि ये क्या है? सेल की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसको फटाफट रिवाइज कर लिया। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके डिस्कवरी ऑफ सेल में आगे जो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरेस्ट लिया सेल में। उन्होंने क्यों इंटरेस्ट लिया सेल में? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉबर्ट हुक, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेंशंस नहीं थे, माइक्रोस्कोप के बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो वो जो थोड़ा बहुत एम्प्टी स्पेस के बारे में पढ़ गए, उन्होंने अपनी सारी थ्योरी को एक बुक माइक्रोग्राफिया के नाम से क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। अब देखो, बुक लिखी हुई थी तो रिटर्न मैटर बहुत अच्छा था, तो आगे जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या कहता, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया, उनकी किताब को पढ़ा और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आगे हम और साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट, जो सेकेंड साइंटिस्ट आ रहे हैं, जो दूसरे साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन, देखो ईयर ध्यान से देखना। रॉबर्ट हुक थे 1665 में जिन्होंने इनिशियलाइजेशन किया, स्टार्टिंग की, सेल के बारे में पढ़ा, उसको समझा। इनका ईयर ध्यान से देखना। आप रॉबर्ट ब्राउन ने ईयर 1833, देखो 1665 के बाद सीधे ईयर किस पे जंप हुआ है? 1833 में। इस सिचुएशन पे, इस ड्यूरेशन पे आगे साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि नहीं, सेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या देखा? अब आप बोलोगे मैम रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा सेल के अंदर? मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूं। चलो ये मान लो कि ये आपका एक सेल है। सेल क्या है? एक कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम की तरह, जो कि रॉबर्ट हुक ने समझा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि सेल के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, मैं आपको आइडियली बता रही हूं, सेंटर से थोड़ा इधर उधर भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर हम सेंटर की बात करें तो उन्होंने देखा कि एक पिन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, अभी आप आइडियली क्या करो कि ये सेंटर में नजर आया था रॉबर्ट ब्राउन को, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। रॉबर्ट ब्राउन ने ये जो पिन पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर देखा, इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया इट इज अ न्यूक्लियस। अब आप थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करो, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में न्यूक्लियस लिखाया था, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। एक तरीके से कहूं कि ये सेल का क्या है? डायरेक्टर है, कंट्रोलिंग पॉइंट है या फिर हेडक्वार्टर है। न्यूक्लियस है तभी सेल क्या है? कंट्रोल में। अभी ये क्या, सारी बातें धीरे धीरे आपको खुलने लग जाएंगी, अभी आप सिर्फ इस पॉइंट को कंसिडर करो। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा?
रॉबर्ट ब्राउन क्या डिस्कवरी की थी? इसको कैसे लिखेंगे हम? डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि न्यूक्लियस को किसमें डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को सेल में डिस्कवर किया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने एक सोर्स उठाया था। क्या सोर्स उठाया था? कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क उठाई थी। तो एक सोर्स तो होगा ना, ऐसे हवा में तो देखेंगे नहीं हम किसी चीज को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या उठाया? रॉबर्ट ब्राउन ने किसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की? डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्चिड, ऑर्चिड प्लांट रूट। ठीक है, प्लांट में डिस्कवरी की थी। वो किसी ऑर्चिड प्लांट के बारे में कुछ पढ़ रहे थे तो उन्होंने रूट में जाके कुछ ऐसा थिन सेक्शन उठा लिया और उसे जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि नहीं, सेल के अंदर एक पॉइंट होता है नीचे, और मैं उस पॉइंट को जब उन्होंने आगे स्टडी करी फर्दर, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इतना ही बहुत था इसमें। रॉबर्ट ब्राउन ने यही सब देखा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं वो दो पेयर ऑफ साइंटिस्ट है। दो पेयर ऑफ साइंटिस्ट मतलब उन्होंने दोनों ने मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई डिस्कवरी की और वो डिस्कवरी क्या कर दी है? बाहर निकाल दी है। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट कौन से थे? रॉबर्ट ब्राउन। दूसरे साइंटिस्ट के दो पेयर ऑफ साइंटिस्ट है। क्या नाम है? एक साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट शील्डन। एक साइंटिस्ट का नाम क्या है? शील्डन, शील्डन एंड श्वान, शील्डन एंड श्वान। क्या नाम है स्टूडेंट्स? दो पेयर ऑफ साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था? शील्डन एंड श्वान। ठीक है, अब आप इन्होंने क्या स्टडी की? इन्होंने देखा, इन्होंने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लिया, जो भी रॉबर्ट हुक ने दिया उसके बारे में पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन ने जो दिया उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? कुछ प्लांट्स को उठा लिया, कुछ एनिमल्स को उठा लिया और उनको स्टडी करी। और ये देखा इन लोगों ने कि ऑल दी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, plants are living organisms as well as all the animals are made up of cells and we can say animals are also living organism। तो मैं पूरी बात को एक में समराइज कर दूं कि शील्डन एंड श्वान ने क्या देखा कि all the living organisms in this earth whether they are plants or animals are made up of cells। ठीक है, अब देखो ईयर तो हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो 1833 के जस्ट बाद कौन से ईयर में शील्डन एंड श्वान ने ये देखा कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं? इन द ईयर 1839। देखो कितने कितने ये थ्योरीज का कितने कितने ईयर्स का ट्रांजैक्शन है। पहले रॉबर्ट हुक ने इतना लेट किया, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने सोचा, फिर कोई स्टडी करके दे दी, फिर शील्डन एंड श्वान ने 1839 में देखा। ठीक है, तो शील्डन एंड श्वान ने क्या बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms, all the living organisms are made up of किसके बने हुए हैं? are made up of cells। ठीक है, एक तरीके से कहूं तो शील्डन एंड श्वान ने एक सेल थ्योरी ही दे दी कि सेल थ्योरी क्या बोलती है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब देखो एक क्वेश्चन और आप सोच के उठा सकते हो, अगर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मुझे इस थ्योरी में उठाना हो, देखो आप इसको थ्योरी भी मान सकते हो या आप बोल सकते हो कि शील्डन एंड श्वान ने जो भी सेल्स के बारे में देखा उसको एज अ फ्रेज क्या कर दिया? लिख दिया। अब हुआ क्या था? कुछ देखो, कोई साइंटिस्ट किसी चीज की स्टडी करता है तो दूसरा साइंटिस्ट क्या होता है? खड़ा रहता है कि नहीं मैं इसमें कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल पॉइंट निकालूंगा और इससे और अच्छी अपडेटेड थ्योरी दे सकता हूं ना, क्योंकि मुझे पब्लिक में क्या करना है? सबसे अच्छी थ्योरी को देना है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या था? विर्चो। साइंटिस्ट का नाम क्या था? विर्चो। ठीक है, क्या नाम था स्टूडेंट साइंटिस्ट का? विर्चो। अंडरलाइन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विर्चो ने इन द ईयर 1855, विर्चो ने क्या किया? इन द ईयर 1855 में और सेल के बारे में डिस्कवरी की और पढ़ाई करी और हल्का सा क्या कर दिया? जो शील्डन एंड श्वान ने बोला था और पब्लिक को बताया था उसको क्या कर दिया? हल्का सा अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? हल्का सा रीडिफाइन, हम कहते हैं रीफिल्टर करके, थोड़ा पॉलिश करके कर दो तो और अच्छी नजर आएगी आपको और फ्रेश चीज नजर आएगी।
देखो क्यों कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठाया, जब शील्डन ने विर्चो ने शील्डन की बात को पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए हैं। देखो ये बात तो करेक्ट है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो इंसेक्ट ले लो, चाहे वो प्लांट ले लो, या मुझे लो या एनिमल ले लो, वो क्या होता है, एक सिंगल सेल से बना हुआ रहता है। अब मैं बार बार बोल रही हूं सिंगल सेल सिंगल सेल सिंगल सेल, क्या मैं मेरी बॉडी को एक सिंगल सेल कंसीडर कर सकती हूं? नहीं, मैं मेरी बॉडी को बिल्कुल भी सिंगल सेल कंसीडर नहीं कर सकती। मेरी बॉडी तो क्या है, देखो मेरी बॉडी में ब्रेन है, मेरी बॉडी में हैंड्स हैं, लेग्स है, स्टमक है, एब्डोमन है, बैक है, सब कुछ है, हर चीज सेल की बनी हुई है। तो मैं क्या कह सकती हूं कि मैं एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं। देखो इसके बाद जस्ट मैं आपको टॉपिक डिफरेंस पढ़ाऊंगी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो विर्चो ने क्या बोला कि नहीं, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ हो या बहुत सारे सेल्स का बना हुआ हो। तो उन्होंने क्या करा था, और डीप में जाके स्टडी की, और फाइनली उन्होंने क्या निकाला कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के भी बने हुए हो सकते हैं, आप उन्हें यूनिसेलुलर की कैटेगरी में डाल दो, और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने हुए रहते हैं, तो आप उन्हें मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में डाल दो। अब देखो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है पढ़ना, बहुत इजी है समझना। लेकिन अगर मैं ये कंसिडर करती हूं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना हुआ है, ठीक है, पर उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, सिंगल सेल से, तो ऐसा कुछ होगा कि एक सिंगल सेल डिवाइड हुआ, उसने 2 सेल बना लिए, फिर 2 सेल्स डिवाइड हुए, उसने 4 सेल्स बना लिए, और उस अकॉर्डिंग जो भी शेप या साइज ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करनी थी या कंटेन करनी थी, वो सेल्स क्या होते गए, डिवाइड करके बढ़ते गए। तो मैं ये कह सकती हूं कि आगे जितने भी सेल्स आएंगे वो पीछे वाले सेल से आएंगे। बोल सकती हूं ना मैं कि यूनिसेलुलर में तो एक सेल आया, मल्टी सेलुलर में भी एक सेल आया, लेकिन एक सेल ने क्या किया, और सेल्स को क्या कर दिया, गिव बर्थ दे दिया, जन्म दे दिया। तो मैं इसको एक लाइन में कह सकती हूं कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल बोल सकती हूं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा मैथमेटिकली भी समझा सकती हूं मैं आपको कि देखो ये एक सेल है, अब आप बोलो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप इसको मल्टीसेलुलर भी बोल सकते हो। यूनिसेलुलर है तो एक सेल में क्या हो जाएगी, बॉडी अटक जाएगी, सब कुछ एक ही सेल को करना है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर बनाना है तो क्या करूंगी, इसको मैं डिवाइड करवा दूंगी, और मैंने 2 बना लिए, तो ये क्या हो गए, आपके न्यू सेल्स हो गए, ये क्या हो गए, आपके न्यू सेल्स हो गए। और न्यू सेल्स किससे आए हैं, प्री एग्जिस्टिंग। न्यू सेल्स किससे आएंगे, प्री एग्जिस्टिंग। तो मैं ये बोल सकती हूं कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और यही क्या बोला था, विर्चो ने बोला था, ठीक है। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इस पूरे फ्रेज को ये जो लाइन मैंने बोली है, जो कि थ्योरी विर्चो ने रीडिफाइन करके बोली है, इसको मैं एक लेटेंट टर्म में पूरे फ्रेज को क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी ओमनिस, क्या बोलूंगी स्टूडेंट्स, ये लेटेंट टर्म है, ये लेटिन लैंग्वेज में लिख रही हूं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक आए, देन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली, शील्डन एंड श्वान ने क्या बोला, सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हुआ है या मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है। तो उसके बाद जब विर्चो आए, उन्होंने क्या था, थोड़ी सी थ्योरी को क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया, और क्या बोला, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो मैं इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूं, ये क्या है, आपकी रीडिफाइंड थ्योरी है। बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स में, ये क्या है, रीडिफाइंड थ्योरी है। इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखो सेल थ्योरी भी देख ली शील्डन एंड श्वान की, और हमने रीडिफाइंड थ्योरी भी देख ली। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपरली सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास थ्योरी क्या हो जाएगी, पूरी समराइज वे में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, आपके हिसाब से सेल थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स डालने चाहिए हम लोगों को, हम ये बोल सकते हैं
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। अब ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी सिंगल सेल पे कंस्ट्रिक्ट कर जाए, अटक जाए, या फिर वो सिंगल सेल क्या करे और में डिवाइड हो जाए। वो मैं आगे आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ाऊंगी। और मैं कह सकती हूं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फाइनली विर्चॉ की डेफिनेशन, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो मैंने जितना भी बोला है ये क्या हो गया आपकी लेटेस्ट सेल थ्योरी में क्या हो गया, समराइज हो गया। तो हम लोग एक एक करके लिखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, जो वही मैंने बताया था आपको, all living organisms are made up of, क्या हुआ, all living organisms are made up of cells। ये हो गया थ्योरी का पॉइंट नंबर 1। उसके बाद थ्योरी का पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। वो इन फ्यूचर आगे मल्टीप्लाई भी हो सकती है। एवरी ऑर्गेनिज्म क्या है स्टूडेंट्स, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, कह सकती हूं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। और एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन कह सकते हैं। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम आपको लेक्चर में पढ़ाया था, सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, cell is the basic unit of life। और last but not the least, all cells arise from pre-existing cells। वही जो फ्रेज मैंने आपको बताया था, omnis cellula ही cellula, all cells arise from pre-existing सेल्स। इस कॉन्सेप्ट पे, इस लाइन पे मैं बोलूंगी कि मेरा ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी हो सकता है। एक सेल को हुआ तो ओके, एक सेल का हो गया। और अगर इसने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अगर एक सेल ने भी डिवाइड करके आगे सेल्स बना दिए तो मैं क्या बोलूंगी, जो कि मैं आगे मैंने आपको बताया था ना, हर कंटेंट आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो इसी कंटेंट पे आपको पढ़ने पे आएगा कि अगर बॉडी एक सेल की है तो यूनिसेलुलर, और बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है तो मल्टी सेलुलर। ये क्या है, पूरी रीडिफाइंड सेल थ्योरी और ये इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये आपके लिए क्या है स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, देखो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन के साथ हमने क्या पढ़ लिया था, सारी डिस्कवरी पढ़ ली थी, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया था, और हमने फाइनली सेल थ्योरी के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो कंटेंट मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्या बताया था कि डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या बताया था स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पर उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूं। अगर मैं आपसे पूछती हूं व्हाट डू यू मीन बाय सेल बायोलॉजी, ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूं और मेरे को चैप्टर का नाम क्या है, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज दी सेल। तो सेल बायोलॉजी को आप क्या बोलोगे, देखो सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ाई करना, सेल के बारे में पढ़ना, किसके रेस्पेक्ट में, उसके स्ट्रक्चर को देखना, क्या बाहर दिख रहा है, क्या अंदर दिख रहा है, और जो जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। देखो अगर मेरी बॉडी में सेल का कोई स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कोई कंपोनेंट्स उसको बना रहे हैं, तो हर कंपोनेंट का क्या होगा, एक सिग्निफिकेंस होगा, एक फंक्शन होगा। तो सेल बायोलॉजी की सिंपल डेफिनेशन में, एक लाइन में डेफिनेशन हो तो क्या बोलूंगी, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी, डिटेल्ड स्टडी ऑफ सेल
इन स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल एस्पेक्ट। लिखते हैं स्टूडेंट्स इसको, क्या बोल सकती हूं मैं? सेल बायोलॉजी। क्या बोलूंगी स्टूडेंट? सेल बायोलॉजी। क्या डेफिनेशन दे सकती हूं मैं इसकी? मैं ये दे सकती हूं, स्टडी ऑफ सेल। क्या बोलूंगी? स्टडी ऑफ सेल इन बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल एस्पेक्ट्स। क्या बोलूंगी स्टूडेंट? स्टडी ऑफ सेल इन बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स। अंडरलाइन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। स्ट्रक्चरल का मतलब जो मेरे को नजर आएगा, जो मैं देखूंगी भाई बाहर क्या दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, जो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ाऊंगी, और एक एक के बारे में फंक्शन पढ़ना कि देखो सेल मेम्ब्रेन है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सेल वॉल है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, न्यूक्लियस क्यों चाहिए, क्यों साइटोप्लाज्म भरा, क्यों सेल ऑर्गेनेल्स भरे, ठीक है, और उसी के रेस्पेक्ट में फिर आगे और कंटेंट अपने चलते जाएंगे। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ सेल इन बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पहले इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेल बायोलॉजी बता दी है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा कंटेंट था। इस कंटेंट के बाद जो इंट्रोडक्शन का थर्ड पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ठीक है, सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे और दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, कॉलम वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा? आपको हर पॉइंट में एक तो पॉइंट का डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा और कंपैरिजन से क्या होगा? आपको बहुत इजीली ये बात को क्या है? ग्रिप बन जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? कंटेंट का नाम क्या है? डिफरेंसेस। किसके बीच में डिफरेंसेस स्टूडेंट्स? किसके बीच में डिफरेंसेस पढ़ने हैं हम लोगों को? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मैं क्या करूंगी? इसके बीच में एक पार्टीशन कर दूंगी। क्यों पार्टीशन कर रही हूं? क्योंकि मैं दोनों पॉइंट को क्या कर रही हूं? कॉलम वे में पढ़ रही हूं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, अंडरलाइन इट। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट बाय वाइज पॉइंट इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट अगर मैं कंसीडर करती हूं, पहले पॉइंट में क्या है? देखो, यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल। यूनिसेलुलर मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में एक ही सेल है, वो एक ही सेल उसका स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और दुनिया भर के जितने भी वाइटल एक्टिविटीज उसको करने हैं वो एक ही सेल करेगा। मैंने आपको क्या क्या बताया था वाइटल एक्टिविटीज के बारे में? न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी मेरी बॉडी की सर्वाइवल के लिए वाइटल एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है वो ये सिंगल सेल ही क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसी के कंट्रास्ट में मैं मल्टी सेलुलर पढ़ूंगी तो मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल, मतलब द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट मोर देन वन सेल। अगर मैं सिंपल वे में डेफिनेशन समझाऊं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम क्या डिफरेंस में बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म इज सिंगल सेल्ड, ऑर्गेनिज्म इज सिंगल सेल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इट। सिंगल सेल मतलब composed of only one cell, composed of only one cell। ऑर्गेनिज्म इज सिंगल सेल मतलब composed of only one cell। अब इसी के ही
कंपैरिजन में अगर मैं मल्टी सेलुलर में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेल्ड या मैनी सेल्ड? ऑर्गेनिज्म इज मैनी सेल्ड। देखो वो कंपोज्ड ऑफ वन सेल हो गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। या मैं अगर इसको सिंपल वे में लिखना चाहूं तो ये बोल सकती हूं, ठीक है, कि कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल मतलब एटलीस्ट मोर देन वन सेल बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स। वो क्या है? एक ही सेल का बना हुआ है, ये बहुत सारे सेल्स के बने हुए। यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब मैनी, ठीक है। उसी तरीके से अगर अब दूसरे पॉइंट को अपन कंसीडर करना स्टार्ट करें, मैं ये कह सकती हूं दिस सिंगल सेल रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी वाइटल फंक्शंस। क्योंकि मेरे पास क्या है, मैं बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई हूं, मैं बाउंड हो गई हूं, मेरे को एक ही सेल दिया है, उस एक ही सेल से मेरे को क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन भी बनाना है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंपोनेंट्स है उनका क्या करना है? मुझे फंक्शन भी करना है, ठीक है। सो सिंगल सेल, एक ही सेल की बात करें, सिंगल सेल फॉर्म्स दी, क्या बना रहा है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन। सिंगल सेल फॉर्म्स दी structure as well as function, ठीक है। अब ये तो देखो, जो आप यहां पढ़ोगे ना उसका जस्ट अपोजिट क्या है, आपको मल्टी सेलुलर में करना है। अगर मैं बोल रही हूं सिंगल सेल फॉर्म दी स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, अब मैं उसमें क्या लिखूंगी? उसमें तो मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं। अब जब मेरे पास इतना बढ़िया एडवांटेज है कि मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि एक ही सेल को उठाऊंगी और उसी को बोलूंगी नहीं आप ही स्ट्रक्चर बनाओ, आप ही फंक्शन बनाओ। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूं कि मेरे पास सारे सेल यूटिलाइज भी हो जाए, एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाए और फंक्शंस भी क्या बट जाए। मैं बोल सकती हूं उसको आई विल प्रोसीड टूवर्ड्स डिविजन ऑफ लेबर। मेरे पास बहुत सारे सेल्स है काम करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए। अब मैं क्या करूंगी? हर काम को क्या बांट दूंगी। आप न्यूट्रिशन का काम कर लो, आप रेस्पिरेशन का काम कर लो, आप सर्कुलेशन का काम कर लो, आप क्या करो? एक्सक्रीशन का काम कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? इसमें मेरे बहुत सारे सेल्स स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, मेरे बहुत सारे सेल्स फंक्शन भी बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगी? उनको डिवीजन ऑफ लेबर में तोड़ दूंगी कि तुम ये स्ट्रक्चर बना लो, तुम क्या करो? ब्रेन का स्ट्रक्चर बना लो और फंक्शंस कर लो, तुम हैंड का स्ट्रक्चर बना लो, फंक्शन कर लो। ऐसे क्या होगा स्टूडेंट? सारे ऑर्गेनिजम्स का हो जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखते हैं, इसमें हम कैसे लिखेंगे? मैनी सेल्स आर देयर, मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। ये शॉर्ट फॉर्म आप समझते हैं, प्लस का मतलब होता है प्रेजेंस और एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में है मैनी सेल्स आर प्रेजेंट। तो ये क्या अंडरगॉन करेंगे? इनको हम क्या करेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ लेबर करवा देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिवीजन ऑफ लेबर करवा देंगे। डिवीजन ऑफ लेबर में मैं क्या करूंगी? जैसे मेरे पास देखो, अगर सिंपल वे में इसको समझाऊं, ये मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं, ये मेरे पास क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। दो का एक ग्रुप, दो का एक ग्रुप, दो का दो का दो का। अब मैं क्या करूंगी? इसको बोलूंगी तुम न्यूट्रिशन का काम करो, इसको बोलूंगी तुम रेस्पिरेशन करो, इसको बोलूंगी तुम सर्कुलेशन करो, और इसको दुनिया भर के काम दूंगी। उसमें क्या हो रहा था? उसमें आपको क्या हो रहा था? चलो ये मान लो ये मेरे पास एक ही सेल है ना, ये एक सेल क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन भी करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये न्यूट्रिशन का काम भी कर रहा है, ये आपका रेस्पिरेशन का काम भी कर रहा है, ठीक है। ये आपका जैसे मान लो एक्सक्रीशन का काम कर रहा है,
एक्सक्रीशन का, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सिंगल सेल पे ही क्या है, सारा भार है, ये स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फंक्शन भी कर रहा है। अब इसमें क्या बेनिफिट है, बहुत सारे सेल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, डिवीजन ऑफ लेबर कर दूंगी। किसी को बोल दूंगी तुम न्यूट्रिशन कर दो, क्या बोल दूंगी, तुम न्यूट्रिशन का काम कर लो। इसको बोल दूंगी तुम सर्कुलेशन का काम कर दो। हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। मेरे पास सेल्स भी बहुत सारे हैं, फंक्शंस भी मैंने बांट दिए, वहां मेरे पास एक ही सेल है और मैंने क्या किया, एक को सारे फंक्शंस पे डाल दिया, ठीक है। तो डिफरेंसेस आपको समझ में आए, एक सेल का बना हुआ है, मेनी सेल्स का बना हुआ है, एक ही सेल स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहा है, इसमें मेरे पास क्या मेनी सेल्स है, तो मैंने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। अब स्टूडेंट्स एक डिफरेंस आप ऐसा बोल सकते हो, मैं एक सेल की बनी हुई होती ना तो मेरा स्ट्रक्चर क्या होता, सिंपल सा होता, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होता। एक सेल को पढ़ना है, एक ही सेल में घुसे रहना है, उसमें क्या है बहुत सारे सेल्स हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मैं एक डिफरेंस इस बेसिस पे कर सकती हूं कि इसमें क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ऑर्गेनिज्म का, इसमें क्या मिलेगा आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, सिंपल, क्या है स्टूडेंट, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। और उसी के जस्ट अपोजिट आप क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स आप, अगर वो सिंपल है तो डेफिनेटली मैं क्या लिखूंगी, इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब फाइनली जो लास्ट डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आप पहले काम करिए, ये इतना नोट करिए, फिर मैं आपको डिफरेंसेस और आगे बताऊंगी। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। देखो इस वे में डिफरेंस क्या है, आपको बहुत ज्यादा इजी वे में क्लियर हो जा रहा है। देखो सिंगल सेल्ड है, मैनी सेल्ड है, एक ही सेल, सिंगल सेल स्ट्रक्चर भी कर रहा है, फंक्शन भी कर रहा है, ये आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स है, तो मैंने क्या लेबर को डिवाइड कर दिया। लेबर डिवाइड का मतलब क्या होता है, इस सेल तुम ये काम करोगे, बस फिर तुम यही काम करोगे। जो सेल न्यूट्रिशन का काम कर रहा है वो कभी भी उस काम को ओवरकम करके नहीं आएगा। रेस्पिरेशन का काम के सेल्स न्यूट्रिशन में कभी नहीं घुसेंगे, जो सेल सर्कुलेशन के लिए बने हुए हैं वो जिंदगी भर सर्कुलेशन का काम ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम डिफरेंसेस आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में करें, अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में करें तो इनमें क्या होते हैं, क्या क्या ले सकते हो आप। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आप क्या क्या कंसिडर कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। ये तो क्या है, अभी जब हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे हर पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल वे में बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, अमीबा, अमीबा बोल सकती हूं, बैक्टीरिया, अमीबा, बैक्टीरिया, और मैं ले सकती हूं पैरामीशियम, बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स, अमीबा, बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। और इसी के अपोजिट में अगर मैं उठा लूं, बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकती हूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली किसमें डिवाइडेड होते हैं, या तो आपको प्लांट्स प्लांट नजर आ रहे हैं या आपको एनिमल एनिमल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, मेनी सेल्स का है, और एनिमल्स का क्या है, मेनी सेल्स का है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, इसमें आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए
स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, और हमने थर्ड पॉइंट डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो देखा जाए तो हमने जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसमें हमने लगभग 3 जो कंटेंट है कंप्लीट कर लिए हैं। इंट्रो कर लिया है, पूरी डिस्कवरी कर ली है, और डिफरेंस बिटवीन यूनी एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये 3 कंटेंट ही बहुत है, बाकी के कंटेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।